Hey guys, hello everyone. In this video, we are going to discuss about cancer detection and diagnosis. ठीक है, अब कैंसर डिटेक्शन नाम से ही समझ गया होगा दैट कैंसर को हमें डिटेक्ट करना है। अब देखना, जितने जल्दी हम कैंसर को डिटेक्ट करेंगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है दैट पर्सन की लाइफ हम सेव कर सकें। ठीक है, सो जितने जल्दी कैंसर डिटेक्ट होता है उतने हाई चांसेस होते हैं दैट पर्सन की लाइफ बच सके, एंड जितना लेट कैंसर डिटेक्ट होता है उतनी ज्यादा पॉसिबल रिस्क होती है दैट द पर्सन मे डाई। ओके, ही और शी में डाई। सो इसीलिए कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करना इज गुड। सो दैट्स व्हाई हम देखेंगे दैट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती है, या कैंसर को जानने के लिए दैट बॉडी के अंदर कैंसर है, ये हमें ऐसे ही थोड़ी पता लगेगा, राइट? कुछ टेक्निक्स होंगी जो हमें परफॉर्म करनी होगी, थ्रू विच हमें पता चलेगा दैट कैंसर है हमारी बॉडी के अंदर या हमें कैंसर है। ठीक है, सो ये टेक्निक्स जो होती हैं कैंसर डिटेक्शन की, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। सो वेलकम अगेन। सो चलो फर्स्ट टेक्निक से हम स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट टेक्निक इज बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। ये दो टेक्निक्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं। अब देखना, बायोप्सी के अंदर होता क्या है। अब मान लो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो सस्पेक्टेड टू बी कैंसरस है। अब सस्पेक्टेड टू बी कैंसरस यानी वो पार्ट्स के ऊपर हमें शक होता है दैट यस ये पार्ट के अंदर कैंसर हो सकता है। जैसे कि मैं बात करूं तो हमारी बॉडी के ऊपर गांठ टाइप्स होता है, राइट? हम बोलते हैं ना इथे गांठ झाली इन मराठी, राइट? सो ये जो गांठ होते हैं यहाँ पर कैंसर होने के चांसेस होते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं जहां पर कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सो ऐसे पार्ट जो सस्पेक्टेड है, जिन पार्ट्स के ऊपर हमें शक है दैट यहाँ पर कैंसर हो सकता है, या फिर डॉक्टर्स को जो सस्पेक्टेड रीजन दिखते हैं, ये सस्पेक्टेड पार्ट्स को बॉडी के बाहर निकाला जाता है। ठीक है, सो क्या किया जाता है बायोप्सी के अंदर, अ पीस ऑफ टिश्यू, ठीक है, अ पीस ऑफ टिश्यू, बट कौन सा, ऐसे रैंडमली, अभी हमारा बॉडी जो होती है हमारी बॉडी उसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज होते हैं। सो रैंडमली कहीं से भी टिश्यू नहीं उठाया जाता, हमारी बॉडी का वो टिश्यू उठाया जाता है जहां पर हमें शक है दैट यहां पर कैंसर हो सकता है। मीन्स अ पीस ऑफ टिश्यू विच इज सस्पेक्टेड टू बी कैंसरस, वैसा पीस ऑफ टिश्यू हमारी बॉडी के बाहर निकाला जाता है, एंड इसी को बोला जाता है बायोप्सी। सो बायोप्सी मीन्स अ पीस ऑफ टिश्यू विच इज suspected to be cancerous is taken out of the body, बस यही होता है बायोप्सी। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है। अब हिस्टो यानी आपको पता होना चाहिए हिस्टो क्या होता है। हिस्टो मीन्स टिश्यू। कभी भी अगर मैं बात करूं हिस्टोलॉजी, तो हिस्टो यानी होता है टिश्यू, लॉजी यानी स्टडी। सो टिश्यू की स्टडी करना इज हिस्टोलॉजी। ठीक है, सो हिस्टो वर्ड जो होता है ये टिश्यू से एसोसिएटेड होता है। सो यहां पर लिखा है हिस्टोपैथोलॉजी। पैथोलॉजी यानी लैबोरेटरी वर्क जो परफॉर्म किया जाता है, लैबोरेटरी के अंदर जो स्टडीज परफॉर्म की जाती है, टेस्ट जो परफॉर्म किए जाते हैं, उन्हें बोला जाता है पैथोलॉजी। एंड ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए वी आर हैविंग प्रोफेशनल्स जिन्हें बोला जाता है पैथोलॉजिस्ट। ठीक है, सो यहां पर हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है, ये जो टिश्यू हमने बॉडी के बाहर निकाला, ये टिश्यू के थिन स्लाइस प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, बायोप्सी के अंदर हमने क्या किया, ऐसा पार्ट बॉडी का, ऐसा पीस ऑफ टिश्यू बॉडी का जो जहां पर हमें शक है दैट यहां पर कैंसर हो सकता है, विच इज सस्पेक्टेड टू बी कैंसरस, वो हमने बॉडी के बाहर निकाला। अब हम हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर क्या करेंगे, ये जो पीस ऑफ टिश्यू हमने बाहर निकाला इसकी हम लोग थिन स्लाइसेस प्रिपेयर करेंगे, थिन एकदम। ठीक है, ये स्लाइस प्रिपेयर करके हम क्या करेंगे, उसके ऊपर स्टेन डाल देंगे, डाई जिसे बोला जाता है, स्टेन डाल देंगे, एंड देन उसे हम माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे दैट उसके अंदर है या नहीं। हम नहीं करेंगे, पैथोलॉजिस्ट करेंगे। ओके, सो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है, ये जो पीस ऑफ टिश्यू हमने बाहर निकाला इसके थिन सेक्शंस प्रिपेयर किए जाते हैं, इसको स्टेन किया जाता है, एंड इसे माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया जाता है, एग्जामाइन किया जाता है। ठीक है, दैट वेदर उसके अंदर कैंसर सेल है या नहीं, यानी कैंसरस सेल्स दिख रहे हैं या नहीं उस टिश्यू के अंदर। ठीक है, सो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है, थिन स्लाइसेस ऑफ दिस टिश्यू, जो टिश्यू हमने बाहर निकाला इसकी थिन स्लाइसेस प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, इसे प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद इसे स्टेन किया जाता है। ये जो थिन स्लाइसेस हमने प्रिपेयर किए इसे स्टेन किया जाता है, एंड देन स्टेन करने के बाद इसे ऑब्जर्व किया जाता है, या फिर हम बोलेंगे एग्जामाइंड किया जाता है अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है,
एग्जामाइंड अंडर माइक्रोस्कोप। आप क्या करेंगे, ये जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं ये देखेंगे दैट वो पर्टिकुलर टिश्यू जो है इसके अंदर कैंसर के सेल्स है या नहीं। पैथोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये एग्जामाइन करते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं दैट उस टिश्यू के अंदर कैंसर के सेल है या नहीं। अब आपका ये क्वेश्चन उठना चाहिए यहाँ पर दैट हमारे बॉडी के अंदर हमारे नॉर्मल सेल्स भी होंगे वो टिश्यू के अंदर। सो नॉर्मल सेल्स के बीच हम कैंसर सेल्स को कैसे पहचानेंगे। सो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो नॉर्मल बॉडी सेल्स जो होते हैं हमारे एंड जो कैंसर वाले जो सेल्स होते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी अलग होती है, यानी ये दिखते अलग है। जो हमारा बॉडी सेल होता है नॉर्मल वाला एंड जो कैंसर वाला सेल होता है, इन दो सेल्स के अंदर डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस इजीली माइक्रोस्कोप के अंदर पैथोलॉजिस्ट एग्जामाइन कर सकते हैं एंड डिटेक्ट कर सकते हैं कैंसर सेल्स को। अब ये क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको अभी यहाँ पर बताने वाली हूँ। मान लो ये हमारा नॉर्मल बॉडी सेल है, ठीक है, ये देखना दिस इज आवर नॉर्मल बॉडी सेल। अब ये हमारा जो नॉर्मल बॉडी सेल है इसके अंदर हमें पता है न्यूक्लियस होता है। सो मान लो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। सो होता क्या है, जो नॉर्मल बॉडी सेल होता है हमारा उसका एक फिक्स्ड शेप होता है, राइट। अब कुछ WBC वगैरह सेल्स ये होते हैं अमीबॉइड शेप के, बट अगर मैं नॉर्मल बॉडी सेल्स की बात करूं दूसरे वाले तो उनका जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है। बट जो कैंसर वाले जो सेल्स होते हैं ना वो ऐसे इरेगुलर दिखेंगे आपको, यानी अमीबा जैसे शेप के दिखेंगे, अलग ही इरेगुलर शेप के आपको देखने को मिलेंगे कैंसर सेल्स, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया दैट हमारे बॉडी सेल्स का कोई एक शेप होता है पर्टिकुलर, बट जो कैंसर वाले सेल्स होते हैं इनका इरेगुलर शेप होता है। ये पहला डिफरेंस हो गया हमारा नॉर्मल बॉडी सेल एंड कैंसर का। दूसरा डिफरेंस अगर मैं बात करूं दूसरे डिफरेंस की, तो हमारा जो नॉर्मल बॉडी सेल होता है उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइट। हमारा जो नॉर्मल बॉडी सेल है उसके अंदर जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही न्यूक्लियस होता है, बट ये जो कैंसर सेल्स होते हैं इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, यानी एक सेल के अंदर, एक कैंसर सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, दैट मीन्स दे आर हैविंग मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है। सो दूसरा डिफरेंस ये हो गया। एक तो मैंने बता दिया शेप का, दैट नॉर्मल बॉडी शेप का, नॉर्मल बॉडी शेप होता है सेल्स का हमारे, वेरास कैंसर के जो सेल्स होते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी अलग ही होती है, यानी इनका शेप इरेगुलर होता है। न्यूक्लियस हमारी बॉडी सेल के अंदर जनरली एक ही होता है, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, बट कैंसर के एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, यानी यहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आएगी, ठीक है। तीसरा डिफरेंस ये है, एक ऑर्गेनेली होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, या फिर अगर प्लूरल फॉर्म में बोलूं तो न्यूक्लियोलाई। सो जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियाई का नंबर भी बहुत ज्यादा होता है, न्यूक्लियोलाई का, ठीक है। सो ये कुछ माइनर एंड मेजर डिफरेंसेस हो गए जो हमें देखने को मिलेंगे। ऐसा एक मेजर डिफरेंस जो हमें डायरेक्टली देखने को मिलता है वो आता है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के अंदर। यानी होता क्या है, साइटोप्लाज्म एंड जो न्यूक्लियस होता है इनके बीच में एक इंडेक्स होता है, यानी हमारा जो नॉर्मल बॉडी सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस एक छोटा सा रीजन ऑक्यूपाई करता है एंड साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, राइट। बट ये जो कैंसर के जो सेल्स होंगे इनका साइटोप्लाज्म कम अमाउंट में होता है, यानी बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है एंड पूरा ये जो बीच में सेंटर होता है ना ये ऐसे पूरा न्यूक्लियस से ऑक्यूपाइड होता है। यानी ये जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं इनके, अगर मैं बात करूं इनके न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म की, तो इनका साइटोप्लाज्म पेरिफ्री पे प्रेजेंट होगा, सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक है, सरफेस के ऊपर, एंड यानी ऐसे बॉर्डर की तरह हमें दिखेगा, एंड सेंटर में आपका बस न्यूक्लियस होगा, ठीक है। सो इसका जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। कैरियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है इसका, बहुत ज्यादा हाई होता है। सो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर डिफरेंस लिख देती हूँ, ये हो गया हमारा नॉर्मल बॉडी सेल, ठीक है, एंड ये हो गया कैंसर सेल। सो अभी देखो ये कुछ चीजें होती हैं जिनकी वजह से पैथोलॉजिस्ट क्या कर पाते हैं, डिफरेंस बता पाते हैं दैट वेदर उस पर्टिकुलर टिश्यू में हमारा नॉर्मल बॉडी सेल के बीच कैंसर सेल्स है या नहीं। ये डिफरेंस किसके वजह से बता पाते हैं, एग्जामाइन कर पाते हैं, बिकॉज कैंसर सेल्स की मॉर्फोलॉजी अलग होती है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, ठीक है। अब देखना नॉर्मल बॉडी सेल सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट नॉर्मल बॉडी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो होगा ये ज्यादा होता है, वेरएज कैंसर सेल के अंदर अगर मैं बात करूं तो साइटोप्लाज्म क्या होगा, यहाँ पर कम होगा, ठीक है, अमाउंट कम होगा, पेरिफ्री के ऊपर होगा डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस की, सो नॉर्मली हमारे एक बॉडी सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हमारे पास होती है। वेराज अगर मैं बात करूं कैंसर के सेल की, सो इनके एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, यानी यहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आती है गाइस, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन,
ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं शेप की, तो यहाँ पर नॉर्मल बॉडी सेल को एक शेप होता है स्पेसिफिक, ठीक है, अलग अलग शेप होता है ऑब्वियसली हमारे सेल के अंदर, बट एक स्पेसिफिक शेप यहाँ पर होगा। वेयर एज अगर मैं कैंसर सेल की बात करूं तो ये इरेगुलर शेप्ड के होते हैं, इरेगुलर शेप्ड। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोलाई की, सो न्यूक्लियोलाई ये एक ऑर्गेनली नहीं बोलेंगे, इसे हम सब ऑर्गेनली बोलेंगे, बिकॉज वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, राइट। सो इसे हम क्या बोलेंगे, सब ऑर्गेनली। सो ऑर्गेनल के अंदर ऑर्गेनल है, दैट्स वाई सब ऑर्गेनल। सो यहां पर न्यूक्लियोलाई जो होता है इसका नंबर ज्यादा नहीं होता नॉर्मल बॉडी सेल के अंदर, न्यूक्लियोलाई का नंबर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट बोलने से अच्छा मेंटेन्ड होता है, एक रेंज में होता है। वेयर एज यहाँ पर न्यूक्लियोलाई बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियोलाई बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो आई होप ये आपको डिफरेंसेस क्लियर हैं। सो ये डिफरेंसेस की हेल्प से ही पैथोलॉजिस्ट एग्जामाइन करते हैं दैट हमारे बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स है या नहीं, बिकॉज कैंसर सेल्स ऐसे दिख के आ जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर दैट हाँ कैंसरस सेल्स यहाँ पर है, एंड अगर कैंसरस सेल्स है यानी वहाँ पर कैंसर होगा। सो ये हमारी पहली टेक्निक हो गई बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। बायोप्सी के अंदर एक थिन क्या किया जाता है, टिश्यू, एक पीस ऑफ टिश्यू निकाला जाता है हमारे बॉडी से, जो कि शक है, जिसके ऊपर हमें शक है दैट ये सस्पेक्टेड टू बी कैंसरस हो सकता है, ठीक है, उसे बाहर निकाला जाता है। एंड देन हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर हमने क्या देखा, वो जो टिश्यू हमने बाहर निकाला जिसके ऊपर हमें शक है, वो टिश्यू के थिन स्लाइस प्रिपेयर किए जाते हैं, उसके ऊपर स्टेन डाला जाता है, एंड देन उसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है दैट वहां पर कैंसरस सेल्स है या नहीं है। नेक्स्ट हमारी डिटेक्शन की टेक्निक, आई होप ये फर्स्ट टेक्निक आपको क्लियर है, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी एक दूसरे से लिंक्ड होती है। सेकेंड टेक्निक होती है ब्लड एंड बोन मैरो एनालिसिस। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, आपके लाइफ टाइम में कभी ना कभी तो सीबीसी की होगी, सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, नॉर्मल सर्दी ये भी हो आपको सर्दी जुकाम, तो भी कभी कभी जब आपका फीवर एंड ऑल 5-6 दिन से कम हो ही नहीं रहा, या फिर आपका जो सर्दी जुकाम है ये 5-6 दिन से कम ही नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, मतलब 6 दिन से कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या करते हो आप जनरली हॉस्पिटल में जब जाते हो तो फर्स्ट प्राइमरी टेस्ट जो की जाती है वो होती है आपकी कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसे बोला जाता है सीबीसी, ठीक है। उसके अंदर आपके ब्लड सेल्स का नंबर कितना है ये देखा जाता है, ठीक है। उसके अंदर अगर फिर डब्ल्यूबीसी का नंबर, डब्ल्यूबीसी की एक रेंज होती है वाइट ब्लड सेल की, इसकी एक रेंज होती है आपकी ब्लड टेस्ट के अंदर, यहाँ पर लिख देती हूँ सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट यानी आपके जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका काउंट होता है ये, ठीक है। सो सीबीसी के अंदर जो डब्ल्यूबीसी होता है वाइट ब्लड सेल, इनका जो नंबर होता है, इनका नंबर नॉर्मल रेंज कितनी होती है इनके नंबर की, अगर मैं ये ले लूँ एक रेंज, तो 6000 से 9000 के बीच में इनकी रेंज होती है नॉर्मल वाली, ठीक है। फिर हम बोलते हैं दैट अगर 6000 से कम WBC हो या फिर 9000 के ज़्यादा हो, यानी 10,000 11,000, सो आपको इन्फेक्शन होता है आपके बॉडी के अंदर, ठीक है। उसे बोला जाता है कौन सा भी इन्फेक्शन हो सकता है, पैथोजन वाला, ठीक है। सो यहाँ पर होता क्या है, WBC का नंबर यानी ये रेंज के बाहर अगर WBC चले गए, 9000 के ऊपर चले गए, या फिर 6000 से कम, या फिर बोल दो 4000 से कम चले गए, तो तब आपको क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है। सो ये टेस्ट करवा के पता चलता है दैट WBC की रेंज कम ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर पैथोजेनिक इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है। सो यहाँ पर CBC से हमें ये चीज़ समझ में आ गई। अब मान लो 10-11 हज़ार अगर है WBC का काउंट, तो आपको ल्यूकोसाइटोसिस उस कंडीशन को बोला जाता है, तो आपको कुछ इन्फेक्शन है, ठीक है। बट अगर ये वाइट ब्लड सेल्स जो आपके बॉडी के अंदर है, ये WBC जो है, इनके अगर नंबर लैक्स में चले गए, तो WBC का नंबर अगर लैक्स में चले गए, तो सो ये तो एकदम ही एबनॉर्मल कंडीशन हो गई ना, दैट WBC की नॉर्मल रेंज तो आपकी 1000 होती है, एंड ये तो अचानक लाख में ही चला गया, ठीक है। तो ये अगर ब्लड रिपोर्ट्स में अगर आपको WBC का नंबर लैक्स में दिखे, सो ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, एंड यहाँ पर आपको होता है ब्लड कैंसर फिर, ठीक है। ब्लड कैंसर को ही स्टैंडर्ड टर्म्स में बोला जाता है ल्यूकेमिया, ठीक है। सो यहाँ पर चांसेस किसके होते हैं, ब्लड कैंसर के यहाँ पर हाई चांसेस होते हैं ल्यूकेमिया के, ठीक है। सो ये भी एक ये होता है ना टेक्निक, जिससे हम पता लगा सकते हैं कैंसर है या नहीं, कि सिंपली अपनी ब्लड टेस्ट करवाओ, ठीक है। बट ये स्पेसिफिक ब्लड कैंसर के लिए, दूसरे कैंसर्स यहाँ पर डिटेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। सो CBC करवाने के बाद अगर WBC का नंबर बाई चांस लाख में निकल गया, इसका मतलब वो पेशेंट को, वो पर्सन को ब्लड कैंसर होने के हाई चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपके माइंड में, बहुत स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, मुझे पूछते भी है दैट WBC का नंबर लैक्स में अगर चला गया,
सो मैम WBC तो अच्छे सेल्स है, WBC तो डिफेंस करते हैं, सो ये अच्छी चीज़ है ना, बट फिर क्या प्रॉब्लम है अगर WBC का नंबर लाख में चला गया तो फिर कैंसर क्यों होगा? सो यहाँ पर सिंपल आंसर ये होता है स्टूडेंट्स दैट जो WBC का जो नंबर होता है, अगर नॉर्मली WBC का नंबर बढ़ रहा है तो वो अलग चीज़ होती है। यहाँ पर WBC का जो नंबर है, ये लैक्स में जो ये WBC है, ये आपके एबनॉर्मल WBC है, इमेच्योर WBC है, यानी ये डिफेंस का काम नहीं करेंगे, ठीक है, ये कुछ काम के नहीं है। काम का अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो उससे हम थोड़ा लगा सकते हैं अंदाज़ा, राइट, बट यहाँ पर आपका नंबर लैक्स में बढ़ रहा है एंड ये WBC काम के भी नहीं है, यानी ये जो होते हैं WBC जिनका नंबर लैक्स में चला गया, ये WBC आपके एबनॉर्मल एंड इमेच्योर होते हैं, ये फंक्शन नहीं कर पाते उनका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है WBC का? फाइटिंग करना पैथोजेंस के साथ, ये नहीं कर पाते बिकॉज ये एबनॉर्मल होते हैं एंड इमेच्योर होते हैं, ठीक है। सो ये हो गई स्टूडेंट्स हमारी सेकंड टेक्निक जिससे हम पता लगा सकते हैं कैंसर है या नहीं, जिसके अंदर हम CBC सिंपली कंप्लीट ब्लड काउंट की टेस्ट करवाएंगे, उसके अंदर WBC का काउंट देखेंगे, अगर लैक्स में है तो हाई चांसेस होते हैं दैट उस पेशेंट को ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया है। नेक्स्ट आपका आता है CT स्कैन, MRI एंड एक्सरेज। अब देखो CT स्कैन एंड MRI ये आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, ठीक है, हम क्लिनिक्स भी होते हैं, अलग अलग सेंटर्स भी होते हैं इसके, ठीक है, बट अभी देखते हैं सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। CT स्कैन यानी होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है, एंड MRI का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। सो एक्सरेज, CT स्कैन एंड MRI फुल फॉर्म क्या है? CT स्कैन का कंप्यूटेड टोमोग्राफी, CT स्टैंड्स फॉर कंप्यूटेड टोमोग्राफी, MRI स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब ये तीनों के अंदर भी फर्क होता है, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स बताते हैं दैट कौन से टेक्निक के टुवर्ड्स आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। सो सबसे पहले तो जो ये होता है ना एक्सरे एंड CT स्कैन, इसके अंदर आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज किए जाते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस यूज किए जाते हैं एंड ये रेडिएशन की हेल्प से इमेज ऑब्टेन की जाती है हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की। जैसे अगर मैं बात करूँ, हमारी इमेज अगर हमें निकालना है, जैसे ये वीडियो शूट हो रहा है तो ये सिंपली हम फोन से निकालेंगे, बट अगर बॉडी के इंटरनली अगर हमें बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की अगर इमेज चाहिए, सो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें रेडिएशंस को इम्पोज करना होगा हमारे बॉडी के ऊपर। वो रेडिएशंस क्या करेंगे? हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स की इमेज जनरेट करेंगे, ठीक है। सो एक्सरे एंड CT स्कैन क्या करते हैं? इनके अंदर हम आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं। ये आयोनाइजिंग रेडिएशन की हेल्प से हमें हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की इमेज मिलती है, ठीक है, एंड उस इमेज को एनालाइज करके डॉक्टर्स बता सकते हैं दैट वहाँ पर कैंसर होने के चांसेस है या नहीं। उसके बाद MRI भी परफॉर्म किया जाता है, बट MRI के अंदर ना मैग्नेटिक फील्ड यूज की जाती है। MRI का फुल फॉर्म ही है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सो MRI के अंदर क्या किया जाता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज की जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज किया जाता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ये बॉडी के लिए इतनी हार्मफुल नहीं होती, ठीक है, एंड प्लस यहाँ पर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज किए जाते हैं। कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूँ तो MRI जो है ये सेफ कंसिडर किया जाता है एक्सरे एंड CT स्कैन के कंपैरिजन में, बिकॉज यहाँ पर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज होती है जिससे बॉडी को हार्म नहीं हो सकता ज़्यादा, ठीक है। बट CT स्कैन एंड एक्सरेज के अंदर आयोनाइजिंग रेडिएशंस यूज किए जाते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, ठीक है। सो बट यस, एक एक्सटेंट तक उसे प्रॉपरली अगर यूज़ करें तो वो हो जाता है न्यूट्रलाइज, बट वो डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है एंड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू है मेरे बॉडी के अंदर, उस सॉफ्ट टिश्यू का अगर कैंसर डिटेक्ट करना है, उसकी अगर मुझे इमेज चाहिए तो मैं MRI परफॉर्म करवाऊंगी, बिकॉज वो कंपेरेटिवली ये मतलब क्या होता है ना, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टेक्निक्स को डिज़ाइन किया है। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स डॉक्टर आपको अलग अलग टेक्निक्स बताते हैं दैट आपको MRI करवाना है, CT स्कैन करवाना है या एक्सरे करवाना है, ठीक है। बट कंपेरेटिवली मैं बोल रही हूँ दैट MRI जो होता है ये सेफ कंसिडर किया जाता है बिकॉज MRI के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज किए जाते हैं, वेयरएज CT स्कैन एक्सरे के अंदर आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज किए जाते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। सो एक्सरे, CT स्कैन, MRI इनका वर्किंग प्रिंसिपल सेम है दैट बॉडी के अंदर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है इनकी एक इमेज जनरेट करना, ठीक है। अब वो जो ये होता है ना क्लैरिटी एंड ऑल, ये
वैरी करता है। एमआरआई की इमेज थोड़ी अलग होगी, सीटी स्कैन की अलग होगी, एक्सरे की अलग होगी। आई होप ये क्लियर है। सो हमने अभी तक 3 टेक्निक डिस्कस की स्टूडेंट्स, बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजी, ब्लड एंड बोन मैरो एनालिसिस, एक्सरे, सीटी स्कैन एंड एमआरआई। अब हम देखेंगे यूजिंग एंटीबॉडीज टू डिटेक्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा एंटीजन एंड एंटीबॉडी का। अब मान लो मेरी बॉडी है, ठीक है, मेरी अगर बॉडी के अंदर कोई पैथोजन अगर एंटर हो गया, ठीक है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, यानी कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी के अंदर अगर एंटर हो गया, सो मेरी बॉडी शांत नहीं बैठेगी, मेरी बॉडी ऑब्वियसली फाइट करेगी। एंड मेरी बॉडी के अंदर फाइट करने के लिए एक सिस्टम होती है जिसका नाम है इम्यून सिस्टम। सो मेरी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम क्या करेगी, वो पैथोजन के साथ फाइटिंग करेगी। सो किसकी मदद से फाइटिंग करेगी? सो हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है इफेक्टर बी लिम्फोसाइट्स, या इन्हीं को बोला जाता है प्लाज्मा सेल्स। ये प्लाज्मा सेल्स आपके एंटीबॉडीज को सिक्रीट करते हैं। जब वो एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे तब उस टाइम पर वो क्या करेंगे, एंटीबॉडीज को सिक्रीट करेंगे, रिलीज करेंगे बॉडी के अंदर। अब ये एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीजन के साथ बाइंड करती है एंड वो एंटीजन को खत्म, डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कैंसर को कैसे डिटेक्ट करेंगे एंटीबॉडीज के हेल्प से? सो यहाँ पर आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज जो होती है, जो हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनी, आर्टिफिशियली जो एंटीबॉडीज होती है उन्हें हमें हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है एंड ये एंटीबॉडीज फिर टैग की तरह काम करता है। यानी अगर एंटीबॉडी डालने से अगर मेरी बॉडी के अंदर रिएक्शन अगर हुई एंटीजन एंटीबॉडी, इसका मतलब 110% मेरी बॉडी के अंदर कैंसर का एंटीजन है। बिकॉज ये जो एंटीबॉडी होती है ये स्पेसिफिक टू कैंसर सेल होती है, यानी ये दूसरों के साथ फाइट नहीं करेगी। यह एंटीबॉडी जो मैंने डाली है ये कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के लिए है। सो स्पेसिफिक ये एंटीबॉडीज डालने के बाद यहाँ पर होगा क्या, ये एंटीबॉडी ने अगर फाइट कर लिया, अगर रिएक्शन कर ली, इसका मतलब 110% कैंसर का ही एंटीजन वहां पर है। बिकॉज मैंने जो एंटीबॉडी डाली वो कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट वाली एंटीबॉडी डाली, ठीक है, उसके अगेंस्ट काम करने वाली। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई दैट यहाँ पर कैसे एंटीबॉडीज एंड एंटीजन का वर्किंग होता है। एंड हमेशा याद रखना है एंटीबॉडीज और एंटीजन जो होता है इनका काम स्पेसिफिक होता है, दैट एंटीबॉडीज कोई स्पेसिफिक एंटीजन को ही डिस्ट्रॉय कर पाती है, ठीक है। सो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज को डाला जाता है, आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज को डाला जाता है मेरी बॉडी के अंदर, ठीक है। मान लो ये मेरी बॉडी है, डब्बा, ठीक है, इसके अंदर आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज को डाला जाएगा। अगर यहाँ पर रिएक्शन हुई, किसकी रिएक्शन बोल रही हूँ मैं, एंटीजन एंटीबॉडी, अगर यहाँ पर रिएक्शन हुई एंटीजन एंटीबॉडी की, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, फिर कैंसर है मुझे, बिकॉज मैंने एंटीबॉडीज कैंसर के अगेंस्ट फाइट करने वाली डाली थी, ठीक है। सो आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज को बॉडी के अंदर डाला जाता है। अब ये एंटीबॉडीज किसका काम कर रही है, फिर टैग्स का काम कर रही है, ठीक है, टैग का, दैट पता लगा रही है दैट एक्चुअल में है क्या, ठीक है। एंड दूसरा फायदा ये भी होता है दैट ये डिस्ट्रॉय करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। अगर डिस्ट्रॉय हो गए कैंसर सेल तो अच्छी चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया हमारा 4th टेक्निक। नेक्स्ट है पैप स्मीयर टेस्ट। अब ये जो पैप स्मीयर टेस्ट होती हैं ये जनरली हर एक कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए परफॉर्म नहीं की जाती। ये पैप स्मीयर टेस्ट फीमेल्स में परफॉर्म की जाती है। फीमेल में एक कैंसर होता है जिसका नाम है सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। अब सर्वाइकल क्या होता है, देखो फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम आप बचपन से पढ़ते हो, ठीक है। मान लो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर ये जो रीजन होता है बड़ा सा जो मैंने बीच में बनाया है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं यूट्रस, ठीक है। सो ये जो यूटेरस होता है फीमेल का, ये फीमेल का यूटेरस 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, यानी ये यूटेरस के 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है यूटेरस का, इसे बोला जाता है फंडस, ठीक है। उसके बाद ये जो पार्ट होता है यूटेरस का, इसे बोला जाता है बॉडी, एंड ये सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है यूटेरस का, इसे बोला जाता है सर्विक्स। सो जो यूटेरस होता है इसके 3 पार्ट्स है, फंडस, बॉडी और सर्विक्स, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो सर्विक्स है, ये सर्विक्स के ऊपर अगर एक वायरस ने अटैक कर दिया, कौन सा वायरस, HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ने ये सर्विक्स के ऊपर अटैक कर दिया फीमेल के, सो यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर कॉज होता है, ठीक है। HPV की वजह से यहाँ पर क्या कॉज होगा, सर्वाइकल कैंसर। ये सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर भी माना जाता है फीमेल्स की केस में, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर क्या बताया दैट जो सर्वाइकल कैंसर होता है ये फीमेल्स के अंदर होता है, सर्विक्स रीजन के ऊपर होता है, एंड सर्विक्स ये आपका यूट्रस का ही पार्ट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये आपका यूटेरस हो गया,
इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक हो गया फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। सो यूटेरस का जो सर्विक वाला पार्ट होता है, सर्विक्स वाला, यहां पर अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस अगर अटैक कर दे तो यहां पर आपको होगा सर्विकल कैंसर। एंड ये सर्वाइकल कैंसर है या नहीं, ये पहचानने के लिए ही पैप स्मीयर टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। अब यहां पर कैसे पहचानेंगे? अब सर्वाइकल कैंसर जो होता है, ये पहचानने के लिए सर्विक्स से फ्लूइड निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? फ्लूइड। ठीक है, सो सर्वाइकल फ्लूइड निकाला जाता है सर्विक रीजन से, एंड ये सर्वाइकल फ्लूइड को एनालाइज किया जाता है दैट वेदर इस सर्वाइकल फ्लूइड के अंदर कैंसर सेल्स है या नहीं। अगर है, इसका मतलब 110% वो फीमेल को सर्वाइकल कैंसर हो गया। ठीक है, सो पैप स्मीयर टेस्ट ये स्पेसिफिकली सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होती है। यहाँ पर क्या किया जाता है? फीमेल के सर्विक्स से सर्वाइकल फ्लूइड निकाला जाता है एंड वो फ्लूइड को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, बस। नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्पेक्टेबिलिटी टू कैंसर। अब देखो, कुछ ना ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी कैंसर है, जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी कैंसर है, उन पेशेंट्स के जीन्स को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, सो अगर वो पेशेंट्स के जीन्स को एनालाइज करेंगे, कौन से वाले? जो कैंसर कॉज कर रहे हैं। ठीक है, सो कैंसर कॉजिंग जीन्स को स्टडी किया जाता है, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है एंड दूसरे पर्सन के ऊपर वो हेल्प होती है उससे, दैट अगर पर्टिकुलर ये जीन्स है तो हमें पता है दैट ये जीन कैंसर कॉजिंग जीन है। सो वो जीन्स को पता लगा के अगर वो जीन दूसरे पर्सन के भी बॉडी में अगर रहे, इसका मतलब हाई चांसेस होगा दैट वो दूसरे पर्सन को भी कैंसर है। सो वो जीन्स को पहले ही आइडेंटिफाई करके पहले ही हम कैंसर को ट्रीट कर लेंगे। सो यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर जीन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। कौन से जीन्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा? ऐसे जीन्स जो कि कैंसर कॉज करते हैं, ऐसे जीन्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड दूसरे जो पेशेंट्स होते हैं, जो पर्सन होते हैं, उनके बॉडी के अंदर चेक करते हैं दैट उनके बॉडी के अंदर ये जीन्स है क्या। ठीक है, एंड अगर ये जीन्स है तो अर्ली ट्रीटमेंट इससे पॉसिबल होता है, अर्ली डायग्नोसिस हम कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल होता है जीन आइडेंटिफिकेशन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट टेक्निक जो होती है दैट इज फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसके अंदर क्या किया जाता है? ऐसा पार्ट हमारे बॉडी का, ऐसा टिश्यू जो कि अगेन सस्पेक्टेड टू बी कैंसरस है, यानी ऐसा टिश्यू जहां पर कैंसर हो सकता है, वैसा टिश्यू जो होता है वहां से फ्लूइड निकाला जाता है। ठीक है, क्या निकाला जाता है? फ्लूइड। एंड वो फ्लूइड को चेक करते हैं। अब ये फ्लूइड ऑब्वियसली निडल से निकालते हैं। ठीक है, निडल से वो फ्लूइड वहां से निकालते हैं, फिर उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर सेल्स चेक करते हैं दैट वेदर कैंसर सेल्स है या हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स है वहां पर, एंड बस। सो फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है? निडल की मदद से हमारे बॉडी में से फ्लूइड निकाला जाता है। एंड कहाँ से निकालेंगे फ्लूइड? ऐसा पार्ट जो कि सस्पेक्टेड है, ऐसा ट्यूमर जो कि सस्पेक्टेड टू बी कैंसरस है। सो मान लो ऐसा ट्यूमर या फिर ऐसा पार्ट विच इज सस्पेक्टेड टू बी कैंसरस, विच इज सस्पेक्टेड टू बी कैंसरस, ऐसे पार्ट में से क्या निकाला जाता है? फ्लूइड निकाला जाता है। फ्लूइड इज टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ निडल। निडल की हेल्प से करते हैं, इसीलिए इसे फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है, फ्लूइड इज टेकन आउट एंड इस फ्लूइड को एनालाइज किया जाता है वेदर यहां पर कैंसर सेल्स है या नहीं। आई होप ये क्लियर है। सो मैंने आपको कितनी टेक्निक्स बताई यहाँ पर देखना, 7 टेक्निक्स बताई कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस की। इसके अंदर सबसे पहली टेक्निक हमने देखी है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। बायोप्सी के अंदर हम एक ऐसा पीस ऑफ टिश्यू लेते हैं जिसके ऊपर हमें शक है दैट इस टिश्यू के अंदर कैंसर हो सकता है, वो टिश्यू हम बॉडी के बाहर निकालते हैं। देन वो जो टिश्यू हमने बॉडी के बाहर निकाला, यहां तक की प्रोसीजर को बोलेंगे बायोप्सी। देन क्या करते हैं? ये जो पीस ऑफ टिश्यू बाहर निकाला, इसके थिन स्लाइस प्रिपेयर करते हैं, देन उसे स्टेन किया जाता है एंड उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है एंड देन पैथोलॉजिस्ट एग्जामाइन करते हैं दैट इसके अंदर कैंसर है या नहीं। इस टेक्निक को बोला जाता है हिस्टोपैथोलॉजी। सो ऐसा पीस ऑफ टिश्यू जिसके ऊपर हमें शक है दैट ये पीस ऑफ टिश्यू में कैंसर हो सकता है, वो पीस ऑफ टिश्यू को बॉडी के बाहर निकालना, बायोप्सी। फिर ये पीस ऑफ टिश्यू के थिन सेक्शंस को प्रिपेयर करके उसे स्टेन करके उसे बॉडी के अंदर मतलब है या नहीं कैंसर, ये पहचानने के लिए उन पर्टिकुलर थिन स्लाइसेस को स्टेन करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखना, इसे बोला जाता है हिस्टोपैथोलॉजी। ये हिस्टोपैथोलॉजिस्ट करते हैं, मतलब पैथोलॉजिस्ट सिंपली। ठीक है, अब होता क्या है, नॉर्मल बॉडी सेल एंड जो कैंसर सेल होता है, इनकी मॉर्फोलॉजी अलग होती है, प्रॉपर्टीज अलग होती है। इसके बेसिस के ऊपर पैथोलॉजिस्ट एग्जामाइन करते हैं
है दैट कैंसर है या नहीं बॉडी के अंदर। नेक्स्ट टेक्निक होती है ब्लड एंड बोन मैरो एनालिसिस। इसके अंदर कंप्लीट ब्लड काउंट जो सीबीसी होती है ये टेस्ट परफॉर्म की जाती है एंड अगर ब्लड रिपोर्ट्स के अंदर डब्ल्यूबीसी का नंबर अगर लैक्स में चला गया, एबनॉर्मल या फिर इमेच्योर डब्ल्यूबीसी होता है ये, इनका नंबर अगर लैक्स में चला गया इसका मतलब हाई चांसेस है दैट वो पर्टिकुलर पेशेंट को ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमिया है, अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर लैक्स में चला गया तो। उसके बाद नेक्स्ट होता है एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई। बॉडी के अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज जनरेट करना, ये इन तीनों टेक्निक का काम होता है। अलग अलग लेवल्स की, अलग अलग रेजोल्यूशन की इमेजेस ये जनरेट करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सीटी स्कैन एंड एक्सरे की, तो इसके अंदर आयोनाइजिंग रेडिएशन की हेल्प से इमेजेस जनरेट होती हैं, वेयर एज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की हेल्प से इमेज जनरेट होती है। इसीलिए एमआरआई को कंसिडर्ड सेफ किया जाता है, मतलब सेफ कंसिडर किया जाता है। क्यों? बिकॉज एमआरआई के अंदर हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज कर रहे हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कंपेरेटिवली सेफर होते हैं एज कंपेयर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, सो ये टेक्निक जनरली सेफर है, बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं अलग अलग टेक्निक्स। ठीक है, बिकॉज इनका वर्किंग प्रिंसिपल तो एक यही है, मतलब उनका काम जो है, मोटिव ये तो यही है दैट इनको इमेज जनरेट करनी है, बट अलग अलग वे के होती है। ये तीनों की जो इमेजेस होती है ये सेम नहीं होती, ऐसा मान लो क्वालिटी अलग होती है। उसके बाद एंटीबॉडीज को यूज करना कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। इसके अंदर हम बाहर से आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज को डालेंगे। ये एंटीबॉडीज टैग की तरह काम करती हैं, यानी बताती है हमारे बॉडी के अंदर कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस है या नहीं। अगर है इसका मतलब कैंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है पैप स्मीयर टेस्ट। ये परफॉर्म की जाती है सर्वाइकल कैंसर है या नहीं ये डिटेक्ट करने के लिए। सर्वाइकल कैंसर फीमेल्स के अंदर होता है। जो सर्विक्स पार्ट होता है वो सर्विक्स पार्ट में से सर्वाइकल फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है एंड वो फ्लूइड को एनालाइज किया जाता है वेदर उसके अंदर कैंसरस सेल्स है या नहीं। ठीक है, एंड ये चेक करते हैं थ्रू पैप स्मीयर टेस्ट। एंड ये जो पर्टिकुलर सर्वाइकल कैंसर होता है ये कौन कॉज करता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। नेक्स्ट टेक्निक होती है जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्पेक्टेबिलिटी टू कैंसर, इसे आइडेंटिफाई करना। यानी कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कैंसर को कॉज करते हैं, सो उन जीन्स को आइडेंटिफाई करना। इसकी वजह से क्या होता है? अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल होता है, अर्ली डिटेक्शन, डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट यहाँ पर पॉसिबल होती है। उसके बाद लास्ट टेक्निक है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसके अंदर क्या किया जाता है? ऐसे पार्ट, एक ऐसा पार्ट हमारे बॉडी का या फिर एक ऐसा ट्यूमर हमारे बॉडी का जिसके अंदर कैंसर होने के चांसेस है, यानी विच इज सस्पेक्टेड टू बी कैंसरस, ऐसे पार्ट में से फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है निडल की मदद से एंड वो जो फ्लूइड होता है उसे एनालाइज किया जाता है वेदर उसके अंदर कैंसर सेल्स है या नहीं। इसे बोलेंगे फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जिसके अंदर फ्लूइड को हम बाहर निकालेंगे, वो फ्लूइड को हम एनालाइज करेंगे एंड चेक करेंगे। सो आई होप ये सारी की सारी टेक्निक्स रिगार्डिंग कैंसर डिटेक्शन ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैंसर की ट्रीटमेंट। Thank you so much for watching.